हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जैसा कि थंबनेल देख करके आप लोग जान ही गए हैं आज का अपना टॉपिक क्या होने वाला है। जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि टीजीटी पीजीटी या अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सब टॉपिक जो है बहुत ही हाईलाइटेड रहते हैं। ठीक है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी का था, तो ऐसे ही मोहम्मद बिन तुगलक एक एक ऐसा जो मतलब ये एक नाम है सल्तनत काल का। जैसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, तो इन लोगों ने एक बड़े क्षेत्रफल पर शासन किया था भारत के। ठीक है, तो आज बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ये स्पेशली जाने जाते हैं अपनी 5 योजनाओं के लिए, जो कि एक के बाद एक फेल होती चली गई, कभी सफल नहीं हुई। इसीलिए इनके पर बहुत सारे आरोप भी लगे। कभी कहा गया कि इसके अंदर पागलपन का कुछ अंश विद्यमान था। कुछ लोग कहते थे कि मतलब कि विरोधी तत्वों का मिश्रण है ये, और कुछ लोगों ने उसकी प्रशंसा भी की है। ठीक है, तो क्या है वो सब हम चलते हैं आगे बात करते रहेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रहला और मसालिक उल अबसार ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के एक स्रोत हैं। ठीक, इसके बाद आता है कि इसका मूल नाम क्या था। इसे पूछा जाता है जौना खां। जौना खां किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था। और मोहम्मद बिन ये जो है तुगलक एक उपाधि का नाम है। उसके बाद 1325 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है और 1351 में इसकी मृत्यु होती है। कश्मीर बलूचिस्तान को छोड़कर सारा हिंदुस्तान इसके नियंत्रण में था। बलूचिस्तान अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान के पश्चिमी भाग में स्थित है और अफगानिस्तान के दक्षिण में है, और बलूचिस्तान के बाद ठीक ईरान पड़ता है। तो आप मैप उठा करके देख सकते हैं। इसके बाद बर्नी के अनुसार, बर्नी का कहना है कि इसका साम्राज्य जो है 12 भागों में बटा हुआ था। ये फैक्ट है, 12 भागों में बटा हुआ था। लेकिन कुल मिलाकर के जो जानकारी मिलती है, जैसा कि मैंने हरिश्चंद्र वर्मा जी की किताब से पढ़ा हुआ है, तो उसमें बताया गया है कि जो है कुल मिलाकर 23 प्रांत थे इसके साम्राज्य के अंतर्गत। तो जौना खां ये एक फैक्ट बनता है। रेहला किताब भी फैक्ट बनता है कि इस किताब से किसके बारे में जानकारी मिलती है, किसने इस किताब को लिखा। ठीक है, तो अभी वो सब बात आएंगी बाद में। अब देखते हैं उसकी वो 5 योजनाएं क्या थी जिससे कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहली योजना देखिए, इसकी योजना के बारे में जानने का एकमात्र स्रोत कौन था जिसने किताब लिखी? वो है बर्नी। बर्नी ने इसकी 5 योजनाओं के बारे में लिखा हुआ है। और ये फिक्स नहीं था कि कौन सी डेट कब कौन सी है, कौन सी मतलब कि योजना पहले है। तो जैसी कि उसने वो जानकारी दी उसी हिसाब से ये है। ये जो आप देख रहे हो जो सीरियल लिखा हुआ है, ये बर्नी के ही कथनानुसार है। पहले उसने राजधानी परिवर्तन किया 1326-27 में, दिल्ली से दौलताबाद, जिसको देवगिरी भी कहते थे, महाराष्ट्र में पड़ता है। और इस संबंध में लोगों की अलग अलग राय है कि जो सुल्तान था उसने राजधानी परिवर्तन क्यों किया। तो जैसा कि बर्नी कहता है कि देवगिरी सल्तनत के केंद्र में थी। लेकिन यहाँ पर एक अगर आलोचना के रूप में कहा जाए तो बर्नी को भारत के भौगोलिक जो था नक्शा या भौगोलिक जो थी परिस्थितियां, उसका ज्ञान नहीं था। इसको केंद्र में तो जैसे हम दिल्ली को मान सकते हैं ये था, लेकिन दौलताबाद किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। ठीक है, तो बर्नी का कहना था। लेकिन ये उसके बाद कहता है, इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली की जनता द्वारा सुल्तान को लिखे गए निंदनीय पत्र। इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली की जो जनता थी उसको जो है आए दिन जो है पत्र लिख करके उसको मतलब कि बहुत गलत बातें उसमें लिख करके उसको भेजा करते थे लोग। तो इसी से वो चिढ़ा हुआ था, तो इसी का बदला लेना चाहता था ये। तो एक बतूता ये कहते हैं। लेकिन आलोचना के रूप में देखा जाए तो ये कहा जाता है कि उस दौरान जो है साक्षरता की जो दर थी, जो स्तर था, वो बहुत ही गिरा हुआ था। तो ये कहाँ से संभव है कि लोग लिख करके उसको इस तरीके से जो है मैसेज किया करते थे। अब है इसामी। इसामी क्या कहते हैं कि सुल्तान जो था वो दिल्ली के लोगों से क्रुद्ध था और वो उनको दिल्ली से बाहर निकालना चाहता था। तो ये एक प्लान था, ये इसामी कहता है। इसके बाद गार्डन ब्राउन कहते हैं कि मंगोल आक्रमण का भय था। लेकिन अगर आलोचना के रूप में देखा जाए या इसके विपक्ष में या इसके खिलाफ अगर कोई बात की जाए तो आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक तक आते आते मंगोलों के आक्रमण जो है बहुत कम पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी जो इनका वक्तव्य है ये इन्हीं का वक्तव्य है ना। तो इसके लिए भी हम कुछ शब्द बोल सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था। लेकिन अब
क्वेश्चन वगैरह में जो बनते हैं कंपटीशन में, वो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि किसने क्या कहा है, कि क्यों राजधानी परिवर्तन उसने किया। फिर आता है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा 1329 30 घटना है। बर्नी कहता है युद्ध और अपव्यय से कोष खाली हो गया था और इस कोष की पूर्ति के लिए सांकेतिक मुद्रा जारी की गई, ये बर्नी का कहना है। लेकिन अगर यहीं पर आप देखेंगे नेल्सन राइट क्या कह रहा है, 1327-30 के दौरान पूरी दुनिया भर में चांदी की कमी हो गई थी। अब उद्देश्य यह था कि जो बहुमूल्य मतलब कि धातुएं हैं उनको बचा करके रखा जाए, तो इसके विकल्प के तौर पर सांकेतिक मुद्रा चलाई गई। अब सांकेतिक मुद्रा में कौन सी धातु का यूज होता था ये कंफर्म नहीं है। कुछ कहते हैं कि ये पीतल की थी, कुछ कहते हैं कि ये तांबे का था, कुछ लोग कहते हैं कि ये कांसे का था। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा। लेकिन इसका लोगों ने बहुत गलत यूज किया, हर घर में सिक्के बनने लगे। उन लोगों ने जिनके पास वो बर्तन थे तांबे की पीतल के, उसको गला करके वो सिक्के बनाने लगे। अगर चांदी का मूल्य देखा, जैसे 20 ग्राम चांदी का जो सिक्का होता था, मान लीजिए तो तांबे का जो 20 ग्राम का सिक्का अगर देखा जाए तो वजन एक जैसा है, लेकिन अगर कीमत को देखा जाए तो चांदी की कीमत ज्यादा हुई ना, तो इसलिए बड़ा नुकसान हुआ। हर घर में बनी, तो यहां तक कहता है कि हर घर में टकसाल बन गई थी, हर घर में सिक्के बनने लगे थे। ठीक है, अब ये कहां से इसने ये लिया कि इन देशों में, कौन कौन से देशों में, ईरान और चीन में ये प्रयोग हो चुका था। तो इसी के देखा देखी ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, जो कि फेल हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है खुरासान योजना। 3,70,000 सैनिकों की भर्ती करता है घुड़सवारों की, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तरमाशरीन इसका एक ट्रांस ऑक्सियाना का इसका एक मित्र है, एक दोस्त है ना, उसी की सहायता के लिए ये 3,70,000 की घुड़सवार सेना तैयार करता है और उसको अग्रिम वेतन दे देता है। अब देखिए क्या होता है, इसमें एक संगठन बनाया जाता है जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक है, तरमाशरीन है और मिस्र के सुल्तान भी उसमें है, का गठबंधन बनता है। और ये गठबंधन किसके खिलाफ बनाया गया था? खुरासान के शासक थे, सुल्तान थे अबू सैयद के खिलाफ। लेकिन मामला कुछ उल्टा पड़ जाता है, ट्रांस ऑक्सियाना में विद्रोह हो जाता है, तरमाशरीन को गद्दी से हटना पड़ता है और इसकी ये भी योजना विफल हो जाती है। अब लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के सामने एक समस्या खड़ी होती है कि किस प्रकार से मैं, अब जो 3,70,000 की सेना बन गई है, कैसे अब मैं इस सेना को कम करूं, और अगर कम करता हूं तो विद्रोह हो सकता है, वेतन भी दे चुका हूं मैं, तो कहीं ना कहीं तो इनको जो है एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसी के लिए करता है कराची अभियान का प्लान बना देता है कुल्लू और कांगड़ा के बीच। कुल्लू और कांगड़ा दोनों अगर वर्तमान में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, क्योंकि वहां पर चाइना का बॉर्डर था। तो चाइना की जो चीन था, उसके विस्तार को रोकने के लिए इसने वहां पर अपनी इस सेना को यहां पर लगाया। लेकिन इब्न बतूता और फरिश्ता कहते हैं कि चीन के विस्तार को रोकना था इसका उद्देश्य, लेकिन यह भी उद्देश्य असफल हो जाता है, क्योंकि सल्तनत की सेना थी वो मैदानी भागों में बढ़िया लड़ सकती थी, पहाड़ी भागों में नहीं। तो वर्षा होना और जो है भूस्खलन होना, इन सब की वजह से ये सेना पीछे हट जाती है और बहुत भारी नुकसान होता है। तो ये भी योजना इसकी फेल हो जाती है। अब आता है दोआब में कर वृद्धि। दोआब माने दो नदियों के बीच का प्रदेश, जो कि जैसे उत्तर का विशाल मैदान इसी के अंतर्गत आता है, जो कि बेहद उपजाऊ था। अब बेहद उपजाऊ था तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है दोआब में कर वृद्धि हो गई, कोष बढ़ाना है ना, तो 1/10 से 1/20 के बीच ये वृद्धि हुई, जो कि अनुचित नहीं थी, आसानी से दिया जा सकता था। लेकिन अब जब प्रकृति जो है कुछ और चाह रही है, मतलब कि पानी ही नहीं बरस रहा है, सूखा पड़ गया है, तो फसल कहाँ से पैदा होगी? तो ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, कैसे अदा करेंगे? लेकिन जबरदस्ती, जबरियन, है ना, और शक्ति का प्रयोग करके लोगों से जबरियन जो है टैक्स वसूला गया, कलेक्ट किया गया। तो ये भी योजना इसकी विफल हो गई। और आप लोग को ध्यान रखना है, तुगलक की ये अंतिम असफल योजना है। तो 5 योजनाएं हैं, आप लोग फार्मूला बना लिया करें। राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान, कराचिल, दोआब, इन 5 योजनाओं का फार्मूला बनाइए। मेरे फार्मूला बनाने से नहीं होगा, आप लोग अगर अपने हिसाब से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इस पूरे टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंट और भी क्या चीज हो सकता है? एल प्रिंस्टन इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश विद्यमान था। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि पूरे सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा, है ना, पढ़ा लिखा जो है सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। तो कभी कभी होता क्या है कि जो पढ़ा लिखा है वो मूर्खों की सभा में फेल हो जाता है।
है ना। लोग उसका मजाक बनाते हैं, उसको तवज्जो नहीं देते हैं। तो इसलिए तो कहा जाता है कि अगर हम बहुत मतलब ज्ञानी हैं या मतलब कि बुद्धिमान हैं, तो हम लोग फेल हो जाते हैं उन लोगों के सामने जहां पर अधिक से अधिक कम पढ़े लिखे लोग हों, हमारी वैल्यू कम हो जाती है। तो इसी प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, तो उसकी जो सोच थी बहुत आगे चलती थी, तो इसी की वजह से ये फेल भी हुआ। लेकिन पागलपन का अंश विद्यमान था ये कहना गलत है। लेकिन अब एल्फिंस्टन महोदय ने कहा है तो ये पूछा जाता है कि किसने कहा। अब इसके समर्थन में बीए स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ और एडवर्ड टॉमस और हैवेल ने भी इनका समर्थन किया है। किसका? एल्फिंस्टन का। अब गार्डनर जो हैं उन्होंने कहा है कि नहीं भाई, मोहम्मद बिन तुगलक का जो है चरित्र बहुत ही उज्जवल था, है ना, अच्छा शासक था। ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर मेहंदी हुसैन का कहना है कि ये विरोधी तत्वों का मिश्रण था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अब बात आती है इब्न बतूता, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। 1333 ईस्वी में ये अफ्रीका से आया। अफ्रीका के कौन से देश से? मोरक्को देश से, जिसकी राजधानी देखा जाए वर्तमान में रबात है। ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है। जब आप जाओगे उत्तरी अफ्रीका देखो, और जब जस्ट मैप में उत्तरी अफ्रीका पहुंच करके आप बाईं ओर देखेंगे तो जहां पर अफ्रीका महाद्वीप खत्म होता है वहां पर मोरक्को देश है। मोरक्को देश जस्ट जो है स्पेन जो देश है यूरोप महाद्वीप का, उसी से हल्का सा थोड़ा सा फासला है इन दोनों के बीच में, क्योंकि वहां पर है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर जल संधि, जहां पर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर की जलराशि आपस में मिलती है, तो उसको कहा गया है जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो वहीं पर है आपका मोरक्को, वहीं पर इसका जन्म हुआ था, ठीक है, वहीं पर जन्म होता है। और 1333 में ये भारत आया, और यहाँ पर ये दिल्ली का काजी भी नियुक्त होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 1342 में इसको जो है राजदूत एम्बेसडर बना करके मोहम्मद बिन तुगलक चीन भेजते हैं। 1304 में इसका जन्म हुआ था और मृत्यु 1377 में हुई थी, है ना। और 1354 में ये अपने देश वापस चला जाता है। और इसके यात्रा वृतांत को इसने जो बोला, जो लिखा गया, वो लिखने वाला कौन था? इब्न जुजै ने लिखा था। और पूरा नाम था, इसका नाम था तुहफत उल नज्जार फी गरायब अल अमसार व अजायब अल अफसार, अजायब अल अफसार। ये उस किताब का नाम है जिसको हम कहते क्या है? रिहला। रिहला शब्द जो है ये रिला से निकला हुआ है। कहां से? रिला से निकला हुआ है, या ऐसे कह सकते हैं रीला से ये निकला हुआ है। अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है कि हज करने के उद्देश्य से की गई यात्रा, ठीक है, हज करने के उद्देश्य से की गई यात्रा रिला कहलाती है। तो इसी से नाम निकल के आया रिहला, क्योंकि वो यात्रा में निकला था, ठीक है। तो इब्न बतूता, ये इससे संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस सब चीजों को नोट डाउन कर लेंगे, इसकी योजनाओं को भी नोट डाउन कर लेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पूरा वीडियो जरूर देखा करें। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।